कैसे हैं आप सभी। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो कि एसएससी वगैरह ने भी अपनी डेट्स वगैरह अनाउंस कर दी है एग्ज़ाम को लेकर। तो हमारा एनटीए नेट का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है, जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। और बाकी जो भी एग्ज़ाम है स्टेट वगैरह के, अगर एचटेट हो या एचपीएससी वगैरह की कोई भी वैकेंसी हो तो वो जल्दी ही उसके आने के चांस हो गए हैं अभी। तो हम आज मुग़ल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल जो शब्द है लैटिन शब्द मोंग से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर होता है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ जो मुग़ल है ये हमें कई बार बुक्स में नहीं दिया जाता है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुग़ल शासक कौन था? तो बादशाह की उपाधि बाबर ने की थी और इसका जन्म जो हुआ है 1483 से 1530, यानी कि अंदीजन जो फरगना के अंदर है, परगना लिखा हुआ है, ये फरगना है, फरगना। और इसकी जो माता का नाम है कुतलुब निगार था और पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर को किस युद्ध में कलंदर की उपाधि दी गई? तो दोस्तों इसको कलंदर की उपाधि जो मिलती है प्रथम युद्ध के दौरान मिलती है जो 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध। और इसने जो सिक्के वगैरह बांटे थे, यानी कि तो इस वजह से इसको सिक्के बांटने के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर द्वारा क्रमशः काबुल व कंधार में चलाए गए चांदी के सिक्के क्या थे? उनके नाम बताइए दोस्तों, ये पूछा है इसने। तो शाहरुख जो काबुल के अंदर था और जो कंधार में था वो था बाबरी। दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कंधार में इसने कौन सा सिक्का चलाया था और काबुल में कौन सा। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी की रचना किस भाषा में की है? तो ये तुर्की भाषा में की है। और इसके आगे जो मोस्टली अनुवाद हुए हैं वो फारसी के अंदर हुए हैं। निम्न में सत्य कथन देखिए कौन कौन से जो कथन है वो सत्य दिए गए हैं। 1590 के अंदर अब्दुल रहीम खान ने इसका अनुवाद किया। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कई 2 बार आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद लीडन अर्स्किन एल्किगन ने 1826 ईस्वी में किया है। और जो मिसेस बेवरीज ने किया है इसने 1905 में किया है। इसका ये इम्पोर्टेंट माना जाता है बेवरीज का, क्योंकि इसने ही जो तुर्की भाषा से, जो इसका खुद का तुर्की में लिखा हुआ है उस तुर्की वाली भाषा से ही इसने अनुवाद किया है। और जो ऊपर वाला ने किया है इन्होंने फारसी भाषा में जो लिखे गया है, जैसे कि अब्दुल रहीम खान ने कर दिया अनुवाद, तो उसको देख करके इन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो ये सारे के सारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो देखिए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो है बाबर को इन तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त हुई। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है और ये एक बार HSSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आया था कि बाबर के तोपची कौन कौन से थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नाम। उस्ताद अली कुली क्या था? इसके तोपखाने का अध्यक्ष था। घुड़सवारी जो है बाबर ने तुर्कों से सीखी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे सही दिए गए हैं। बाबर द्वारा विभिन्न राज्यों से सीखे गए युद्ध कौशलों के युग्मों में सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित देखना है। उज्बेकों से इसने दोस्तों जो तुलगुमा व्यूह प्रणाली सीखी थी, यानी कि इसमें क्या होता है, तुलगुमा जो प्रणाली है इसके अंदर यानी कि युद्ध से स्टार्ट होने से पहले जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको ऐसे लगाया जाता है, उनके बीच में रास्ता छोड़ दिया जाता है और इनके यहाँ इसके पीछे जो होता है सैनिक या बमबारी वगैरह वाले बैठे रहते हैं बंदे, तो इसको तुलगमा व्यू बोलते थे। तो ये इन्होंने उज्बेकों से सीखी थी। ये इसके बारे में सही दी गई है। मंगोल व अफ़गानों से इसने व्यू रचना सीखी है और ईरानी से इन्होंने बंदूक का प्रयोग सीखा है। किस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों एवं बंदूक का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था 1519 के अंदर, जो बंजौर दुर्ग पर इसने आक्रमण किया था, वहाँ पर बाबर ने किया था और यह भारत पर इसका प्रथम आक्रमण माना जाता है। बाबर ने भारत पर अपना 5वां और अंतिम आक्रमण नवंबर 1525 ईस्वी के अंदर किसके विरुद्ध किया? तो ये दौलत खां के विरुद्ध किया था इसने। दौलत खां लोधी था ये। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की पत्ती क्या कहलाती है? दोस्तों ये हमने पीछे जिक्र किया है, उस्मानी पत्ती उसको बोलते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता किसी सम्राट के संबंध में कहा गया है? तो ये बाबर के विषय में कहा गया है, क्योंकि ये सैनिक के रूप में यहाँ फिरता रहा भारत के अंदर स्टार्टिंग में, या आप अफ़गान एरिया के अंदर।
गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह था, तो हुमायूं था। गुजरात में यह गुजरात को जीत लेता है और अपने भाई को वहाँ का गवर्नर ये बना देता है। और उस टाइम वहाँ पे बहादुर शाह कुछ नाम से शासक होता है उस टाइम पे वहाँ पे। वह मुग़ल बादशाह जो 2 बार मुग़ल साम्राज्य गद्दी पर बैठा, वो कौन था? तो ये हुमायूं ही था, जो शेरशाह सूरी से हार गया था। चौसा और कन्नौज की लड़ाई। अहल ए मुराद नामक दरबारियों के गुट का निर्माण किसने किया? तो अहल ए मुराद, ये इम्पोर्टेंट है, ये हुमायूं ने किया था। इसके अंदर संगीतज्ञ नर्तक वगैरह होते थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। शेरशाह की महानता घोतक क्या है? तो इसने जो प्रशासनिक सुधार किए हैं वो इसकी महानता के घोतक हैं। अकबर ने भी इसके मेनली जो भी प्रशासन था उसने अपनाया था। जहांगीर की राजपूत रानी थी, तो ये थी मल्लिका ए जहां जगत गोसाई। मुगल काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा, तो ये हेमू था, हेमचंद्र। और ये 14 इसका नंबर है दोस्तों, विक्रमादित्य, यानी कि 14 नंबर पे ये आएगा, 14वें नंबर पर, यानी कि 14th नंबर, क्योंकि ये 14वें नंबर पर इसने ये उपाधि धारण की थी। आज तक जितने भी राजा हुए हैं हिंदू जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये 14वें नंबर पे आएगा। विक्रमादित्य 14 था ये। राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू भारत का कौन शासक था? देखिए नीचे भी आ गया ये क्वेश्चन, तो 14वां था। पानीपत वर्तमान के किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। फतेहपुर सीकरी से गुजरात की दूरी 680 किलोमीटर है। निम्न में से अकबर के शासन के समय उसकी राजधानियों का असुमेलित युगम बताइए। तो जो असुमेलित मैसूर दिया गया, ये इसकी राजधानी कभी रही ही नहीं। तो फतेहपुर सीकरी रही थी 1571 से लेके 1585 तक, और 85 से 98 तक रही थी लाहौर, और 1599 से लेके 1605 तक आगरा इसकी राजधानी रही, क्योंकि 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद होनी चाहिए हमें किस किस टाइम पे इसने कौन सी राजधानी बनाई और क्यों इसने बनाई। मुगल काल का सर्वाधिक बिकने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो ये है मुंतखब तवारीख जो है, ये बदायूं ने इसकी रचना की थी फ़ारसी भाषा के अंदर, और ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। जहांगीर के टाइम में ये प्रकाशित हुआ था, क्योंकि इसने यह छुपा कर लिखा था, और इसमें इसने अकबर की आलोचना की गई है। और जो प्रज्ञा वर्धिका जो एक संस्कृत भाषा के सियासन 32वीं जो ग्रंथ है, उसका यह एक फ़ारसी में अनुवाद है जो बदायूनी ने किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, प्रज्ञावर्धिका, और इसका अनुवाद बदायूनी ने किया है सियासन 32, जिसको संस्कृत में इसका ओरिजिनल नाम है। मुगल सेना और छावनी का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? तो ये किया है मानसरेत ने, फादर मानसरेत जिसको बोलते हैं, और जिसके ऊपर शिक्षा का भार था, अकबर ने डाल दिया था अपने बच्चों की शिक्षा का। तो वह अंग्रेज यात्री जो अकबर के काल में भारत आया और 1588 से 91 तक भारत रहा, यह पहला अंग्रेज था जिसने भारत के लोगों के बारे में, उनकी वेशभूषा और रीति रिवाजों के बारे में लिखा है। तो ये रोल्फ फिंच था। इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखिए कि यह 88 और 91 के बीच में रहा। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? अकबर ने सूर्य की उपासना जिसके प्रभाव में आकर शुरू की थी, ये बीरबल था दोस्तों, और इसी के प्रभाव में आकर इसने क्या किया था? सूर्य की उपासना शुरू कर दी थी। और बीरबल ही एक ऐसा राजा है जिसने हिंदू राजा, यानी हिंदू लगा लीजिए आप इसको, पहला हिंदू, और इसने ही इसका दीन इलाही जो धर्म था वो कबूल किया था। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार किसने दिया? तो ये दिया था जहांगीर और शाहजहां ने। बादशाह से इसने फरियाद करने का अधिकार दिया था। जहांगीर और शाहजहां दोनों आ जाएंगे। हिंदी के 12वें छंद जो है किसकी देन है? तो ये है अब्दुर्रहीम खान खाना की। बैरम खान के पुत्र व प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि अपने युग का भोज था यह दोस्तों। उस टाइम में गुजरात के शासक को पराजित करने के कारण इन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, और ये थे बैरम खान के पुत्र, और बैरम खान की भी उपाधि थी खाने खाना। तो इसने अकबर ने भी इसको खाने खाना की उपाधि प्रदान कर दी थी। पहला मुस्लिम कवि जिसने हिंदी में कविताएं लिखी, इम्पोर्टेंट है ये। और मुस्लिम विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए खाना खाना ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी रचनाएं दंपत्ति विलास, श्रृंगार, सोरठा, रास, पंचाध्यायी, वकायत ए बाबरी जो है,
अब्दुल रहीम के द्वारा तुर्की में तुज़्गे बाबरी का फ़ारसी में किया गया अनुवाद है। वाक़ात ए बाबरी जो है हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और ये जो है खेटू कोतुम जो है अब्दुल रहीम द्वारा संस्कृत में रचित जो ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी अब्दुल रहीम ने रचा है। खोटू कोतुम काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, आपको इस चीज़ों के ज़रूरी आपको नोट्स ज़रूरी हैं बनाने, और ऐसी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। टोडरमल का जन्म स्थान दोस्तों यूपी के अंदर था। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ की जानकारी दे दूं कि मैंने सारे ही नेट के पेपर और एक पेपर डीएसएसबी का है, क्योंकि और कहीं भी डीएसएसबी के पेपर नहीं मिल रहे हैं। और मोस्टली मैंने सारे ही नेट के 2009 से लेकर के और लास्ट जो भी 2020 में एग्ज़ाम हुआ है अब तक के विद डिटेल मैंने सारे पेपर डाल रखे हैं। और एंशिएंट के भी इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। मेडिवल के मैं डाल रहा हूँ। किसने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती जो संस्कृत में भास्कराचार्य द्वारा अनुवादित फ़ारसी में अनुवाद किया गया, तो ये फैजी ने किया था लीलावती का अनुवाद। और एचटेट के मैंने सारे पेपर दोस्तों डाल रखे हैं अपने चैनल के ऊपर। अकबर के दरबार के नवरत्न ये अबुल फजल के बड़े भाई थे, यानी कि अबुल फजल जो थे फैजी के बड़े भाई थे, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। और खुतबा जो है ये डेट याद रखिए 1579 फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में अकबर ने फैजी के द्वारा लिखित खुतबा पढ़ा था। और फैजी ने अकबर को उसकी मृत्यु के बाद अर्श आसियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला कहा है, तो फैजी ने ऐसा उसको बोला है। और ये क्वेश्चन आया दोस्तों 2 बार नेट में आ चुका है। जो खुतबे की एक बार डेट पूछी गई थी और एक बार अभी लास्ट ईयर में 2018-19 के अंदर आया था कि जो यानी कि जो ये खुतबा जो है ये किसने जो खुतबा जो है किसने लिखा था, ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस नाम से अध्यादेश जारी किया, तो ये किया था इसने दस्तूर अल अमल। कई बार हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे इसका नाम सलीम था, ये भी आया हुआ है एक बार कि इसका नाम वास्तविक नाम सलीम था। और इसका जन्म 1569 अकबर माता पिता का नाम जो मरियम उज़्ज़मानी इसकी माता का नाम था। अकबर बाल्यकाल में जहांगीर को सेखू बाबा, ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है कि सेखू बाबा इसको बुलाता था। और 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ है और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और नूरुद्दीन दोस्तों ये अपने नाम के आगे लगाना इसने स्टार्ट किया था। किस मुग़ल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू खेती आरंभ हुई, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये जहांगीर के टाइम में हुई और जहांगीर के टाइम में ही ये बंद हो गई थी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत जो भारत में 1608 से 1611 तक रहा, ये कौन था, ये विलियम हॉकिंस था दोस्तों। और यहाँ पढ़ सकते हो आप, यह सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान था और प्रथम अंग्रेजी से जहांगीर से व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण से व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकी, तो जहांगीर ने इसको 400 का मनसब भी प्रदान किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अनारकली की जो दंत कथा है इसका उल्लेख करने वाला विलियम फिंच है दोस्तों। एक रोल्फ फिंच है और एक विलियम फिंच है, तो आपको विलियम फिंच याद रखना है इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि रोल्फ फिंच और विलियम फिंच दोनों आगे पीछे आए हुए हैं। और विलियम फिंच जो जहांगीर के टाइम में है और जो रोल्फ फिंच है वो अकबर के टाइम में है। किस विदेशी यात्री के अनुसार राजपूतों में सती प्रथा का बहुत याद से प्रचलन था, तो किसने सती प्रथा का विवरण दिया है, ये विथिंगटन था दोस्तों। विथिंगटन आपको नाम याद रखना है। सती प्रथा को लेकर इसने जिक्र किया है। अलतमगा जागीर किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुई, तो ये जहांगीर के टाइम में प्रारंभ हुई थी अलतमगा। और सेम क्वेश्चन नेट में आया हुआ है लास्ट ही ईयर में, आप चेक कर सकते हो दोस्तों 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने चाहिए। शाहजहाँ यानी कि शाहजहाँ का नाम भी आप याद रख लीजिए कि शाहजहाँ का जो नाम था वो खुर्रम था। और 5 जनवरी 1592 को कहाँ हुआ इसका जन्म, तो ये लाहौर में पैदा हुआ था। जहाँ आरा द्वारा आगरे के किले में निर्मित जामा मस्जिद को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मस्जिद जहानामा। लेनपूल द्वारा दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी गई है, तो ये लघु अकबर इसको बोला गया है। दारा शिकोह का भाग्य निर्माता कौन सा युद्ध बना, तो ये सामूगढ़ का युद्ध था।
जिसमें ये हार जाता है। निम्न में से सत्य कथन छांटिए। इटालियन वेनिस यात्री मनुची औरंगजेब द्वारा दारा सिकों को पराजित करने के उपरांत दिल्ली में दारा के सार्वजनिक अपमान का प्रत्यक्षदर्शी था, यानी प्रत्यक्षदर्शी था। इसने खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा था। तो ये सही है, मनुची के बारे में बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि उसका अपमान किया था औरंगजेब ने, उसको सड़कों पर नंगा दौड़ाया था। मनुची ने एक डायरी मुग़ल कथाएं यानी कि स्टोरियो डी मैगोर लिखी है, इम्पोर्टेंट है ये बुक भी। और इस डायरी से 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी इसको बोला गया है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। औरंगजेब के चरित्र की मुख्य कमजोरी क्या थी? तो अविश्वासी होना। यह अविश्वासी था, बहुत इजीली ये विश्वास नहीं करता था। आप चाहे शिवाजी का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि शिवाजी को भी ये कैद करवा देता है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ था? सिखों की जो शक्ति का अभ्युदय हुआ, यानी कि सिखों की जो शक्ति का उत्थान हुआ था। लाल कुंवारी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावी थी? तो ये जहांगीर शाह के टाइम पीरियड के अंदर प्रभावी हो गई थी। और ये क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है। किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो ये बने थे फारूक शेर के टाइम में, काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे दोनों भाई ये। सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये तुरानी गुट था, जिसने इनको यानी कि इनका डाउन किया, इनको नीचे लाए। अहमद शाह ने 1748 में जो सफदरजंग है को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसने किया था साम्राज्य का, इसको वजीर बना दिया था सफदरजंग को 1748 के अंदर। अहमद शाह इस टाइम शासक होता है और ये 54 तक रहता है, 1754 तक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समानता राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? यानी कि इनका नाम देखना है। तो ये हुसैन अली और अब्दुल्ला खान थे, दोनों इनका नाम सैयद बंधुओं का ये था। बहादुर शाह ने नहीं किया, तो इसने जजिया का खात्मा नहीं किया। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है और यही इसका आंसर है। साहू की इसने रिहाई कर दी थी ताकि ये ताराबाई से जाके लड़ सके और मुगल जो मराठा साम्राज्य है वो कमज़ोर हो सके, आपस में ही लड़ करके। इस करके ये साहू को छोड़ देता है, और जिसको औरंगज़ेब ने 1689 में बंधक बना रखा था। और 1708 में उसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह इसको छोड़ देता है। राज दरबार में फिर से होली खेलने की प्रथा की शुरुआत की थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आया है। तो ये बहुत सही है हमारे लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे नेट में आती हैं। बहादुर शाह ने ये किया था, सती प्रथा का भी इसने समर्थन किया है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, कई बार ऐसी चीज़ हमें दे दी जाएंगी नेट के अंदर, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से करिए। शाहजहाँ सेकंड की उपाधि किसने धारण की? ये की थी रफ़ी उद्दौला ने, यह उपाधि धारण की थी शाहजहाँ सेकंड की। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सैयद बंधुओं का अंत जो है किसके काल में हुआ? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में आकर इनका एंड हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? तो ये था अहमद शाह। किस मुगल शासक ने राजमोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो ये अकबर सेकंड था। और इसके टाइम में ही जो राजा राममोहन राय है ये इंग्लैंड में गए थे। इनकी अकबर सेकंड की जो इनकम वगैरह जो देते थे ये अंग्रेज, पेंशन को बढ़वाने ये गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु जाती है। किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? तो ये विलियम ओरविन का कथन है दोस्तों। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा, क्योंकि हमारे मोस्टली नेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नेट के अंदर। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण यानी कि दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो ये हुआ 20 मार्च 1739 के अंदर। ये मार काट बता देता है दिल्ली के अंदर। और नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का जो मीर बख्शी था वो कौन था? तो ये था खाने दौरान। खाने दौरान बिल्कुल इजी सा नाम है, आप याद रख सकते हो उसको। और मुगलों के जो अब पढ़ेंगे हम राजपूत शासकों से संबंध कैसे थे। राजपूत राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की अकबर की नीति का पूरी तरह से परित्याग करने के उपरांत औरंगजेब ने राजपूताना के किस राज्य या राज्यों के विरुद्ध लंबे समय तक युद्ध किया था? तो इसने किया था
मारवाड़ से, बूंदी से, मेवाड़ से, इन तीनों से किया था। आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह इस दृष्टि से अभूतपूर्व था कि यह एक स्वैच्छिक विवाह संबंध था जो कि राजपूत राजकुमारियों के साथ मुस्लिम शासकों के बलात् वैवाहिक संबंधों से भिन्न था। ये सही दिया गया है इसके अंदर दोस्तों। आमेर सबसे पहला राज्य था जिसने अकबर के सामने अपने आप ही सरेंडर किया था बिना लड़ाई के, और ख़ुद उन्होंने प्रस्ताव रखा था अपनी लड़की का विवाह वो भी अकबर से कर देंगे। अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व क्या थे? तो राजपूत प्रमुखों की मनसबदारी और सूबेदारों के रूप में नियुक्ति कर दी थी, बिल्कुल सही दिया है। और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की इसने स्थापना कर ली थी अकबर ने। राजपूत राज्यों का पूर्णतः स्वायत्तता तथा सुरक्षा प्रदान कर दी थी, इसने पूर्णतः स्वायत्त कर दिए थे। तो ये 4 इसका सही है, 4 इसका राइट आंसर है। अबुल फजल के अनुसार राणा प्रताप और अकबर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी युद्ध है उसको अबुल फजल बोलता है खमनोर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा युद्ध कहा है? तो ये खमनोर की लड़ाई है 1576 में जो हुई थी राणा प्रताप और अकबर के मध्य। हल्दी घाटी का तथाकथित युद्ध जो है मुगलों के लिए निष्फल विजय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चित्तौड़ और जो कुंभलगढ़ है, ये मंडलगढ़ लिखा हुआ है, ये कुंभलगढ़ आएगा के अतिरिक्त मेवाड़ पर राणा का शासन रहता है। तो क्योंकि इन दोनों जगह पर अकबर कब्जा नहीं कर पाया तो यहाँ पर राणा का ही शासन रहा, मेवाड़ को पूरी तरह विजित नहीं किया जा सका, तो दोनों यहाँ पे सही दिए गए हैं। औरंगजेब की राजनीतिक विवेकहीनता की प्रकाष्ठा थी मारवाड़ का मुगल साम्राज्य का में विलय का इसने क्या किया था? प्रयास किया था। तो ये राजनीतिक विवेकहीनता की, यानी कि राजनीति के प्रति वो विवेकहीन बना रहा। औरंगजेब ने किस आधार पर मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया? तो ये किया था इसने मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह था, उसकी निसंतान मर जाता है वो, और जमरूद के अंदर ये मरता है। जमरूद जगह है एक, तो वहाँ पे इसको जानबूझकर भेजा जाता है जसवंत सिंह को औरंगजेब के द्वारा, और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। वह कौन वीर राजपूत सेना नायक था जिसने औरंगजेब के आक्रमण से मारवाड़ की रक्षा की? तो ये दुर्गादास था, जिसको राजपूतों का यूजिलिस, इस टाइप से कई संज्ञाएं इसको दी गई हैं। मुगलों की धार्मिक नीति हम पढ़ेंगे अभी। बाबर का सूफी मत के किस सिलसिले से संबंध था? तो ये था नक्शबंदी सिलसिले से। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए उन युद्धों का नाम बताइए जिसने उसने जिहाद का नारा दिया हुआ, गाजी की उपाधि धारण की। तो इसने खानवा और चंदेरी की जो लड़ाइयाँ थी, इन दोनों में इसने जिहाद का नारा दिया था। खानवा हुआ था राणा सांगा के साथ, और चंदेरी हुआ था मेदिनी राय के साथ। मजहर के बारे में सत्य कथन देखिए। तो मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया है, तो ये सही दिया गया है। स्मिथ तथा वुलजे हेग एक राइटर हुए हैं दोनों, तो इन्होंने मजहर को जो है अचूक आज्ञापत्र की संज्ञा दी है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोनों सही हैं, 3 इसका राइट आंसर है। दीन ए इलाही में किस दिन दीक्षा दी जाती थी? तो ये संडे के दिन, इतवार को फ्री होता था ये, तो ये आप इस चीज़ से भी इसका आइडिया लगा सकते हो। दीन ए इलाही में प्रथम 4 जो चरण थे, इनमें से कौन सा शामिल इसमें नहीं है? तो कर्म वगैरह इसके अंदर नहीं था। इसके अंदर ज़मीन, यानी कि इसके कदम चूमना, संपत्ति, पूरी संपत्ति को क्या है अकबर के सपुर्द कर देना कि आप ही मालिक हो, और सम्मान देना पूरी तरह से। तो ये दीन इलाही में दीक्षित होने वाले के लिए 4 गाने इखलिस इसको बोलते थे। ज़मीन, संपत्ति, सम्मान, धर्म, 4 चीज़ें आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको। किस विद्वान के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं? तो ये स्मिथ ने कहा है। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में सत्य कथन देखिए। तो अकबर ने 1563 में प्रयाग और बनारस में लगने वाले तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था। 1563 बिल्कुल सही दिया गया है। बदायूं अकबर की धार्मिक नीति का कट्टर विरोधी था, उसने अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसने एक छिपकर बुक लिखी थी, मुंतकब कुछ ऐसा नाम था, भी ऊपर गया है। जो नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ने भी अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का विरोध किया है, तो ये बिल्कुल सही दी गई है, 3 की 3।
अकबर किस धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो अकबर के ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव था। आप इससे इसका आइडिया लगा सकते हो क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो हिंदू धर्म की थी और इससे उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर के किसके प्रभाव में आकर पशुवध जो है निषेध कर दिया था? तो ये हरि विजय जो सूरी थे, जैनी थे, ये जैन धर्म के थे, तो इनके प्रभाव में आकर इन्होंने निषेध कर दिया था इसको। अकबर ने किस पारसी परंपरा को आरंभ किया? तो ये पारसी की परंपराएं थी सारी। झरोखा दर्शन, पायबोस, ज़मीन वगैरह चूमना, तुला दान, ये सभी पारसी परंपराएं हैं और ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अकबर के जो नवरत्नों में से वह कौन सा एक नवरत्न था जो कवि होने के साथ साथ सेनापति भी था? तो ये था अब्दुल रहीम खान खाना, जो लड़ाइयों तक में भी जाता था। अकबर के दरबार में 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी। इनमें से कौन सी लेखन कला अकबर को सबसे अधिक पसंद थी? तो इसको जो है नस्तलीक सबसे ज़्यादा पसंद थी। अकबर के संदर्भ में सत्य कथन देखिए, अकबर अनपढ़ था, बिल्कुल सही है उसको लेकर के, क्योंकि ये बिल्कुल अनपढ़ था, खुद ये कुछ भी नहीं पढ़ सकता था। तो इसको जो है इसकी हरम की महिलाएं रात को किताबें वगैरह पढ़कर सुनाती थी। अकबर की 3 बेटियां थी, खानूम सुल्ताना, शुक्रुनिसा बेगम, अरमान बानो बेगम जो थी तीसरी बेटी, ये अरमान बानो बेगम, ये अविवाहित रही, यानी इसने शादी ही नहीं की। अकबर के मरने के बाद उसको अर्श अशियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है। तो पीछे ही पढ़ा है कि हमने, ये फैजी ने इसको बोला है, फैजी ने इसको ऐसा बोला है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तीनों ही सही दिए गए हैं यहाँ पे। जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया? तो 1612 के अंदर इसने मनाया था। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता के उदाहरणों में सत्य नहीं है। तो सत्य जो नहीं है वो हमें देखना है। जहांगीर ने क्या किया था? कांगड़ा किले को जीतकर यहाँ गायें कटवाकर जश्न मनाया था। तो यहाँ सही दिया गया। अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवाना, ऐसा भी इसने किया था। राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया कि वे मुसलमान लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते हैं। तो ये भी सही दिया गया है। तो जहांगीर बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रभावित था, ये गलत दिया गया है। जहांगीर ईसाई धर्म से प्रभावित था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अकबर हिंदू धर्म से था प्रभावित और जहांगीर ईसाई धर्म से प्रभावित था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसने जो विलियम हॉकिंस आया था उसको इसने 400 का मनसब दिया, तो ये प्रभावित होकर उसने इसको मनसब दिया। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो कि इसने ईसाइयों के फेवर किया। शाहजहाँ की धार्मिक नीति के संदर्भ में सत्य कथन देखिए कौन कौन से हैं। शाहजहाँ ने सिजदा और पायबोस प्रथा समाप्त कर दी, सही दिया गया है। 1634 में कानून भी बनाया कि मुस्लिम लड़की से हिंदू तभी शादी कर सकता है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर लेगा। शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। ये जो फैक्ट आए हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 3 के 3, और ऐसा ही क्वेश्चन नेट के अंदर आ चुका है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया इसने 69 के अंदर, 1669। औरंगजेब ने दरबार में किस वर्ष से होली और दीपावली मनाने की प्रथा प्रतिबंधित की? तो ये की थी ने 1668 के अंदर। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के तहत 1669 ईस्वी में किस मंदिर को तोड़ा? तो इसने तोड़ा था सारों को ही जो दिए गए हैं, मथुरा का केशव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर। तो इसने सारे के सारे 3 जो थे ये तोड़ दिए थे। औरंगजेब ने किस वर्ष सभी हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था? ये लगाया इसने 1679 ईस्वी में। औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसकी भारत को दारुल हरब के स्थान पर दारुल इस्लाम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था राजनीतिक था, क्योंकि कई जगह पर धार्मिक दिया गया है लेकिन मोस्टली राइटर ने राजनीतिक माना है कि उस टाइम पे इसका कोष जो है खाली हो गया था। तो ये मेन वजह मानी है। औरंगजेब ने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित जो है कब किया था? तो औरंगजेब ने किया था इसको 1663 के अंदर। प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ये था शाह आलम सेकंड को, और इसका कार्यकाल रहा है 1759 से लेकर 1806 तक। उसका वास्तविक नाम जो था अली गौहर था, और शाह आलम के मध्य दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार 1803 में हो चुका था। तो ये संरक्षण में सबसे पहले गए हैं। इनके दिए गए मानचित्र निर्दिष्ट करता है
तो यह किस चीज़ को निर्दिष्ट करता है? यह दोस्तों यहाँ तक साम्राज्य दिखाया गया है। तो ये जो साम्राज्य है यहाँ तक, अफ़गानिस्तान तक, तो ये औरंगज़ेब का लग रहा है। तो यहाँ आंसर भी जो औरंगज़ेब का दिया गया, इसकी मृत्यु तक ऐसा साम्राज्य था कि साउथ में जो गोलकुंडा और बीदर थे, तो ये इसने जीत लिए थे 1686-87 में। दोनों 1686-87 में यहाँ साउथ में जीत लिए थे इसने। तो यहाँ इसकी लोकेशन है। तो इस करके इसका साम्राज्य जो है साउथ तक था। बीजापुर और गोलकुंडा ये दिए गए हैं नाम, बीजापुर गोलकुंडा जो शामिल कर लिए थे इसने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये औरंगज़ेब था जो काफ़ी सालों तक यहाँ दक्कन का गवर्नर रहा। मैंने यहाँ दोस्तों बीदर बोला, लेकिन ये बीजापुर था, मैं थोड़ा जल्दबाजी में वो बोल गया, तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगज़ेब पहले 1636 से लेकर 44 तक गवर्नर रहता है दक्कन का, और 52 में उसने पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया, और वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय के बाद मुगल बादशाह बनने तक वहाँ का वो रहा। निम्नलिखित किन बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें 33 वर्ग थे, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 33 इसके जो अबुल फजल ने भी आइन अकबरी के अंदर ऐसी डिटेल दी है कि 33 इस टाइम इसके प्रचलन में थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। तो ये मशरूत जो है ये भी औरंगज़ेब ने स्टार्ट की थी। तो सशर्त प्राप्त होते थे। उसने सवार जात पद से अधिक हो सकता था। जो सवार पद है वो जात से अधिक हो सकता था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। कभी भी जात जो है सवार से ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन सवार जो है पद जात से अधिक हो सकता था, ये आप याद रखिए। समस्त कार्यकारिणी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि सभी जो कार्यकारिणी सदस्य वगैरह जो सैन्य अधिकारी थे सबको मनसब देना जरूरी नहीं था। तो इम्पोर्टेंट और योग्य व्यक्ति को ही मनसब दिया जाता था, ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगर वो सभी सैन्य अधिकारियों कर्मचारियों को अगर मनसब देता अकबर लगा लीजिए या जहांगीर, तो उसके साम्राज्य के अंदर छोटी छोटी से ही एरिया बचता, यानी कि खालसा की कमी हो जाती, जो खालसा भूमि होती थी, और इनको शासन चलाने में काफ़ी दिक्कतें आती। जैसे औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा जो है मनसब दे दिए, फिर साम्राज्य उसका सिकुड़ गया, खालसा भूमि यानी कि थोड़ी रह गई, जिससे जो आय इनकी कम हुई। औरंगज़ेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? जहारा थी, और जहारा जो है शाहजहाँ की सेवा करती रही लास्ट तक। जब शाहजहाँ मरता है 1666 में शाहबुर्ज में, जब इसको कैद कर दिया था, तो जहारा ने ही अपने पिता की सेवा की थी। दिए गए मानचित्र में छायाचित्र जो छायांकन है किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों शाहजहाँ का शासन, यानी कि शाहजहाँ के जो साम्राज्य है उसको दर्शा रहा है ये। मनसब किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी का है, क्योंकि मनसबदारी जो है उस उधर से ही आई थी। पद या श्रेणी, इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। और मनसबदारी जो व्यवस्था का प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो खलीफा अब्बास सईद द्वारा किया गया था, और इसका प्रथम उल्लेख जो अकबर के शासनकाल 11वें वर्ष में मिलता है। परंतु मनसब के जारी होने का उल्लेख जो है 1567 से मिलता है। अकबर ने मनसबदारी की प्रेरणा मध्य एशिया से ग्रहण की थी। यहाँ पे ये डेट आप एक बार ज़रूर चेक करना। मुझे ये 1575-77 लग रही है, क्योंकि 1575 या 77 इसकी डेट होगी सही। आप इसको चेक करना ज़रूर, जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है। मुगल मनसबदारों को जागीर आवंटित करने वाला विभाग कहलाता था। तो ये दीवान एक कुल विभाग था जो मनसबदारों को जागीर आवंटित करता था, दीवान एक कुल। मुगलों की ये सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः किस प्रथा पर आधारित थी? तो ये मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगलकालीन सरकारी कुलीन अधिकारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो मनसबदार। और 4 वर्ष तक के लिए जागीर इनके पास रहती थी, ये भी आप याद रखिए कि इनके पास सामान्यता बात कर रहा है ये कि यानी कि सामान्यता वर्ड आएगा तभी 4 वर्ष के लिए रहती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि 4 साल के लिए ही रहे, कम या ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन सामान्य जर्नल इन्होंने बोला है कि 4 साल जरूर था। अकबर ने मनसब को कितनी श्रेणी में विभक्त किया? तो इसने 66 श्रेणी में इसको विभक्त किया था, और सबसे छोटा मनसब 10 का और बड़ा 10,000 का होता था, जो कालांतर में 12,000 तक हो गया था। क्योंकि 12,000 का जो मनसब है दोस्तों वो दारा सिकों को
दारा को नहीं, दारा शिकोह को इससे ज़्यादा 60,000 का मनसब मिला हुआ था। यानी कि आज तक जो मुग़ल साम्राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिला है आज तक मनसब, तो वो दारा शिकोह को मिला है सबसे ज़्यादा आज तक। तो ये 60,000 के लगभग था इसके पास। शासक और जो मनसबदारी के बारे में जो दिया गया है उसको सम्मिलित करना है कि मनसबदारी जो प्रथा का नाम शासक अकबर के साथ दिया गया है जहांगीरी स्थानांतरण, और इनको आपस में हमें क्या करना, मैच करना। जहांगीर सिंह अस्पा 3 घोड़े रखने वाले सैनिक, तो इनका एक बार हम मैच करेंगे अभी। शाहजहाँ शासक तथा मनसबदारी प्रथा को सम्मिलित कीजिए। तो अकबर जहांगीर स्थानांतरण, जहांगीर जो है सिंह अस्पा 3 घोड़े रखने वाले सैनिक, जहांगीर दू अस्पा, तो ये सारे सही दिए गए हैं। 4 मेरे ख्याल से 4 के 4 ये सही हैं। जी हाँ, ये सही सम्मिलित है सारे ही, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। शाहजहाँ द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में लागू की गई नवीन प्रणाली कौन सी थी? तो मासिक कमान, यानी कि मासिक इसने स्टार्ट कर दी थी। महीने की आय, अनुमानित आय और वास्तविक आय में बढ़ते अंतर को इसने समाप्त करना, इसका उद्देश्य मनसबदारों को। ये कुछ आप पढ़ लीजिए इसकी डिटेल। मूल शासकों के न्याय की विशिष्टता थी, तो ये थी निष्पक्षता। न्याय करते थे, निष्पक्ष रूप से करते थे। और दिन भी याद रखने हैं कि मंगलवार का जो दिन था, मुगल सम्राट प्राय इस दिन ही न्याय कार्य करते थे, लेकिन गुरुवार को अकबर द्वारा न्याय किया जाता था, और बुधवार को जो है औरंगज़ेब इस दिन न्याय करता था, और बुधवार को ही शाहजहाँ भी न्याय करता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अकबर द्वारा नियुक्त किस अधिकारी के द्वारा लोगों हेतु न्याय की फरियाद सम्राट तक पहुंचाई जाती थी? तो ये मीर फर्ज था, जो न्याय की जो फरियाद थी सम्राट तक पहुंचाता था। किस मुग़ल बादशाह ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए आगरा के शाह बुर्ज पर 50 घंटियों से लगी हुई 30 गज लंबी जंजीर लगवाई? तो ये जहांगीर था। और दोस्तों आप देखोगे कि कई जगह क्वेश्चन भी डाल देते हैं लोग कि कितनी घंटियाँ थी इसके ऊपर। कोई भी जैसे कि फेसबुक पे कई पेज बने हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं कितनी घंटियाँ थी, कितने गज की थी। तो ये चीज़ें भी आप एक बार देख लीजिए। मुग़ल शासनकाल में अपराधों के लिए कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान था? तो 4 प्रकार के दंड ये देते थे, और इनके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं, दी गई होगी यहाँ पे। हद जो है ईश्वरीय अपराध का दंड जो अक्षम्य था, हद हो जाती थी। हद का मतलब ये आप समझ सकते हो कि ईश्वरीय अपराध का दंड, और जो अक्षम्य था इसको सम्मान नहीं किया जा सकता। ताजीर जो था, अपराधी को सुधारने के लिए दिया गया दंड को ताजीर बोलते थे। किसास जो था, हत्या व गहरी चोट के बदले का दंड, अथवा दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। जो तहसीर जो है, इसमें सार्वजनिक निंदा द्वारा अपराधी को लज्जित किया जाता था, तहसीर। तो सारे आपको याद करने हैं, ये 4 दिए गए हैं। ये मुगल काल में सबसे भ्रष्ट विभाग माना जाता है। जो मुगलों के अंदर सबसे भ्रष्ट विभाग था दोस्तों, ये न्याय का था। जो इसके अधिकारी काजी वगैरह थे, वो इसमें करते थे गड़बड़। वह मुगल अधिकारी जिसका कार्य विधि शास्त्री के प्रश्नों का अध्ययन करना व न्यायिक मामलों को काजी के सम्मुख रखना था, तो ये मुफ्ती था। विधि यानी कि न्याय, और आप इसको संबंध कर सकते हो। किन वर्गों का भारत आगमन बाबर के साथ हुआ? तो तुरानी और ईरानी जो है बाबर के साथ यहाँ आए थे उसके सैनिक के रूप में। उस अधिकारी का नाम बताइए जो धर्म विभाग का अध्यक्ष था, जो जनता के नैतिक आचरण की देखरेख करता था। गतव्य है कि इनकी नियुक्ति औरंगजेब द्वारा की गई थी। वह हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को विध्वंस करने की जिम्मेवारी भी इनको सौंपी गई थी। तो ये इसने महोत्सवों की नियुक्ति की थी, जो धर्म आचरण और इस्लाम के अनुसार लोगों से धर्माचरण करवाते थे। मंसूर जारी करने का एकमात्र अधिकार किसे प्राप्त था? तो ये खान के पास था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मंसूर जारी करने का एकमात्र विशेषाधिकार ओनली खान के पास था। आदेश को मंसूर कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन का सही आरंभ किसके काल से हुआ माना था? तो प्रशासन जो वगैरह है प्रांतीय, तो अकबर ने स्टार्ट किया था। फारसी को इसने भाषा बना दिया था, राजभाषा। शाहजहाँ के काल में सूबों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 18। औरंगज़ेब ने 20 कर ली थी, क्योंकि इसने गोलकुंडा और बीजापुर को जीत लिया था।
मुगल काल के सूबों और उसकी इकाइयों के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक सरकार को पुनः प्रगना या महल में विभाजित किया गया। प्रगनों में जिले या दस्तूर बनाए गए, तो सही दिया गया है। प्रगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दी कहते थे। मावदा या दी दोस्तों उनको बोलते थे जो विरोधी प्रवृत्ति के गांव होते थे, यानी कि जो कर नहीं देते थे और उनसे ज़बरदस्ती कर लिया जाता था, तो इनको मावदा बोलते थे या दी बोलते थे। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी जिन्हें नागला भी कहा जाता था, तो नागला भी इनको बोलते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले प्रगणों में एक अमील की नियुक्ति की, जिसे करोड़ी बोलते थे। 1 करोड़, तो करोड़ से करोड़ी, इसको 1 करोड़ जरूरी लाना होता था, 1 करोड़ रुपया। शाहजहाँ के काल में प्रगणों व सरकार के बीच की इकाई कहलाती थी, तो ये चाकला थी। जो चाकला जो थी ये शाहजहाँ ने स्टार्ट की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चाकला जो एक इकाई थी बीच में प्रांतों के, उसके पहला मुगल सम्राट जिसने विशाल शासन तंत्र को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया, तो ये अकबर था। भूमि संबंधी न्याय के लिए संजीव शब्दकोश का प्रयोग किस अधिकारी के लिए किया जाता था? तो ये कानून गो को बोलते थे, संजीव शब्दकोश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। वह अधिकारी जो खेती किसानों की जोत, बोई गई फसल आदि का हिसाब रखता था, तो ये पटवारी था। ग्रामीण जीवन व स्वीकृत आचार व्यवहारों के पालन की व्यवस्था किसके माध्यम से की जाती थी? तो ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होती थी। वे सैनिक जिन्हें घोड़े पर सरकारी दाग लगाया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो वो दाखिली उसको बोलते थे। 2 विभाग थे, आप पढ़ सकते हो। बरगीर इम्पोर्टेंट है, इनके घुड़सवारों को सारा सामान सरकार से मिलता था बरगीरों को, और सिलेदार ये अपने घोड़े और शस्त्र खुद लेके आते थे। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ विभाग था जो मीर अतीस के अधीन था, तो अतीस तोपखाने के मेन को बोलते थे, जिसके पास सामग्री वगैरह होती थी तोपखाने की। निम्न में से असत्य कथन कौन सा दिया गया है? जिनसी जो थी भारी तोपों को बोलते थे, दस्ती जो थी हल्की तोपें होती थी, और कड़ावीने बंदूकें भी होती थी। गजनाल जो है घोड़े की पीठ पर नहीं दोस्तों, गलत दिए गए हैं यहाँ पे, तो यही इसका आंसर है। गजनाल जो है हाथी के पीठ पर लाद कर लेकर चलने वाला तोपखाना। सुतरनाल ऊँटों के ऊपर चलने वाला तोपखाना था, यानी कि वो तोप होती थी जो ऊँट की पीठ पर रखी जाती थी, शतुरनाल। तो गजनाल जो है यहाँ पड़ी आप हाथी की पीठ पर। तो हस्ती सेना नस्ल के अनुसार कितनी श्रेणियों में विभक्त थी? तो हस्ती सेना जो थी वो 7 पार्ट कर रखे थे मुगलों ने। जो हस्ती सेना यानी कि हाथियों की जो सेना थी। निम्न में से मुगल सेना का सबसे कमज़ोर भाग कौन सा था? तो नौसेना, क्योंकि नौसेना वगैरह इन्होंने इतनी यूज़ ही नहीं की, ना इन्होंने बनाई। मुगल सेना में केवल पूर्वी बंगाल में ही सरकारी बेड़ा रखा जाता था। नावड़ा जो है मुगल अकबर ने गुजरात विजय के समय मीर ए बहर नामक एक अधिकारी के अधीन यह विभाग गठित किया था, जो नाव व छोटे जहाज़ों को रखता था। नावड़ा याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मुश्किल से किसी ही बुक में, एक अद्धी बुक में ही आपको ये चीज़ मिलेगी। नावड़ा यहाँ पे आपको सामने ही मिल गई ये चीज़। मुगल प्रशासन में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था, ये वकील था दोस्तों। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वकील, तो राजा का वकील। अकबर ने दीवान ए वजारत एक कुल का एक नया पद बनाकर उस पर किसको नियुक्त किया था? तो ये किया था इसने मुजफ्फर खान को। आसफ खां को वकील किसने बनाया हुआ है जिसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया? तो ये शाहजहां ने बनाया। अकबर द्वारा 1564 में दीवान के पद का सृजन किया गया और 1582 में किसको शाही दीवान बनाया गया? 1564 में ये पद दीवान बनाया गया था, लेकिन 1582 में जो है टोडरमल को यह बनाया गया था। औरंगजेब ने 1676 ईस्वी में अपना मुख्य दीवान किसे नियुक्त किया? तो यसद खां को किया था, और सबसे लंबे टाइम यानी 31 वर्ष तक यह इस पद पर रहा, और सबसे लंबे समय तक रहने वाला अकेला यह वजीर था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, इसे क्या कहा जाता था? पे, यानी कि पे जनरल मास्टर। तो ये पे वगैरह भी देता था मीर बख्शी जो था, यानी कि युद्धों के टाइम पे ये पे वगैरह बांटता था सैनिकों की, तो इसलिए इसको पे मास्टर जनरल बोला गया है। तो नाम भी आप याद रखिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए वर्ड, पे मास्टर जनरल, यानी कि पे जनरल मास्टर नहीं है, पे मास्टर जनरल है। पे मास्टर जनरल किस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके मासिक वेतन निर्धारण करता था? तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट दोस्तों, सरखत नाम है इसका, सरखेत या सरखत। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको वजीर
किसको वजीर या मुख्य दीवान के समक्ष माना जाता था, तो ये था मीर बख्शी, जो वजीर और मुख्य दीवान के समकक्ष था, क्योंकि इसके बाद इसी का नंबर था दीवान वगैरह या वजीर वगैरह बनने का। सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख वाक्यानवीस था, तो सूबे के अंदर गुप्तचर के कार्य करता था। निम्न में से मुगल काल में सदर का प्रमुख कर्तव्य क्या था, तो देखिए शिक्षा पर नियंत्रण, निरीक्षण, काजियों, मुफ्तियों एवं न्याय से संबंधित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सदर जहाँ जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। विद्वानों एवं जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में वृत्ति एवं क्षेत्र जो है स्यूरगाल प्रदान करना। ये देखिए दोस्तों, आप अभी लास्ट जो 2018-19 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था नेट के अंदर कि विद्वानों कौन सी ऐसी भूमि है जो जिसमें क्या है कि जो राजा है वो, यानी कि मुग़ल जो सम्राट है वो उससे उसकी इनकम नहीं लेता या बिना कुछ दान वगैरह की भूमि कुछ ऐसा था। तो उसके अंदर स्यूरगाल भी एक ऑप्शन दिया गया था। तो आप चीज़ें सारी याद करते हुए चलिए अच्छे से। सदर को दान में दी जाने वाली भूमि का भी निरीक्षण करता था, और ऐसी भूमि जो लगान मुक्त होती थी उसे स्यूरगाल या मध्य मास बोला गया है। और सदर उस सदूर जो है दान विभाग का भी अध्यक्ष होता था। सदर उस सदूर जो है दान विभाग का भी अध्यक्ष होता था। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ आई है। और ऐसी चीज़ें दोस्तों जो आपको नहीं लगती हैं वो आपको नोट डाउन करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। निम्न में से मीर बहर जो नौसेना का जो है क्या कार्य है, तो इनके अंदर हमें कार्य इसका देखना है। तटिया चुंगी कर भी ये लगाता था, नाव लदान कर की व्यवस्था करना, पुलों के निर्माण कार्य की व्यवस्था करना, कृषि, तो ये सभी इसके अंदर आते थे। तो इसका राइट आंसर 4 है। मीर बहर जो है राजकीय निर्माण विभाग का भी प्रमुख होता था, ये भी आपको याद रखना है। अकबर का मीर बहर कौन था, तो ये था कासिम खान। इसने आगरा निर्माण के समय मुख्य निरीक्षक के रूप में, यानी कि आगरा में जब मुख्य निर्माण हुआ था, जब आगरा का किला वगैरह बना था, तो यही मुख्य निरीक्षक था। और चित्तौड़ और रणथंबोर के दुर्ग के घेरे के समय सैनिक इंजीनियर के रूप में भी कार्य करने वाला कासिम खान था। ये क्वेश्चन दोस्तों नेट में आ चुका है, क्योंकि मैंने सारे पेपर आपके लिए डाले हुए हैं, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि कासिम खान को 2 बार क्वेश्चन आया है कासिम खान के ऊपर। अभी लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर भी क्वेश्चन दिया गया था, वो अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कासिम खान के ऊपर ही वो क्वेश्चन दिया गया था कि उसने आगरा के शायद निरीक्षण किया और वहाँ पे वो फिर बाद में कुछ बना दिया गया, ऐसा कुछ बहुत बढ़िया डिटेल में क्वेश्चन आया था। मीर ए सामान का पद का गठन किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। मीर ए सामा जो पद था। दीवान बैतात खान समान मीर समान किसके समय में कारखाने का प्रमुख था, तो ये अकबर के टाइम में था। और 5 इमारतों, सड़कों, रखरखाव, ये सभी पढ़ सकते हो आप इसको। धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला अधिकारी का कार्य था, यानी धार्मिक जो उत्सव का प्रबंध करता था उसको क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे दोस्तों मीर ए तोजक। ये दोस्तों मैंने भी ये क्वेश्चन कई बुक्स के अंदर देखा, लेकिन ये चीज़ मुझे किसी बुक में नहीं मिली जो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी है इसके अंदर। तो मीर ए तोजक जो था धार्मिक उत्सव का प्रबंध करने वाला था। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे एचटेट के अंदर और एक तो और जगह क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मोस्टली ये आंसर इसके गलत किए हैं सभी ने। अभी हम करेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, जो भी इनकी अर्थव्यवस्था थी मुगलों की। तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य जो निम्नलिखित में से कौन सा नैरंतर्य की कड़ी थी, तो ये टोडरमल था। टोडरमल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए है क्योंकि टोडरमल ने कार्य किया है शेरशाह के साथ में और उसके बाद कार्य किया है इसने अकबर के साथ में, तो ये इसके लिए इसकी कड़ी माना गया है दोनों के बीच की। और आगे देखते हैं, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की विधाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी, तो सबसे ज़्यादा जो है मुगल काल के अंदर जब्ती प्रणाली थी, तो ये इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर है जब्ती प्रणाली। मुगल काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु थी, तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र आएंगे, फिर आएगा अनाज, तो दोनों जो है निर्यात की जाती थी ये। मुगल काल में कैम्बे गुजरात और बंगाल की पहचान किस रूप में थी, तो ये जो है निर्यात के प्रमुख केंद्र थे। कैम्बे जो गुजरात में पड़ता है और बंगाल।
राजा की निजी भूमि संबंधी जो प्रत्यक्ष प्रबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान की ओर से होता था। तो ये खालसा भूमि का प्रबंध राजा करता था और राजा की निजी भूमि भी इसको माना गया है। अकबर के समय में खालसा भूमि से सबसे ज़्यादा आय थी, क्योंकि सबसे अमीर व्यक्ति माना गया है अकबर को आज तक उस टाइम के अनुसार। जहांगीर इसके समय खालसा भूमि में सबसे कम आय थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे कम आय जहांगीर के टाइम पे थी। भूमि का वह भाग जिसे राजा अपने सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले में देता था, तो उसको बोलते थे जागीर भूमि। ये यहाँ पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सही बात दी गई है कि जागीर भूमि को सामंतों उनके सेवा के बदले में देते थे। दहसाला प्रबंध का अन्य नाम क्या है? आईने दहसाला इसको बोलते हैं। टोडरमल का बंदोबस्त इसको बोलते हैं। करार दहसाला इसको बोलते हैं। दहसाला पत्ती अकबर ने कितने सूबों में लागू की थी? तो ये इसने की थी 8 सूबों के अंदर। मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा, अजमेर, तो ये इसने 8 के अंदर सबसे पहले की थी। अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कि दहसाला पत्ती को अकबर ने अपने पूर्ण साम्राज्य के अंदर लागू कर दिया था, तो वो चीज़ गलत रहेगी। आप इस चीज़ को याद रखिए। कौन सा मुगल कालीन शासकों के आर्थिक संगठन का आधार था? तो ये भूमि कर था। हर जगह पे भूमि कर ही, उससे ही सबसे ज़्यादा आय होती आई है आज तक। जितनी भी हम सभ्यताएं पढ़ेंगे या जितने भी हम साम्राज्य पढ़ेंगे, सबके अंदर भूमि कर का विशेष महत्व रहा है। सत्याकथन देखिए। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करने के लिए अकबर ने लिखित रूप से शिक्षाप्रद जो लेख हैं दस्तूर अमल तैयार करवाए थे। सही है ये। अकबर द्वारा वित्त व राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा हेतु दीवान आला नामक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और ये चीज़ भी आपने दोस्तों कहीं अभी तक नहीं पढ़ी होगी कि दीवान आला जो है एक न्यायालय का गठन भी अकबर ने किया था। तो इनके आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नस्क नामक कर निर्धारण की प्रणाली में गांवों को सामूहिक रूप से कर का भुगतान करना पड़ता था। अकबर के समय में यह बंगाल, उड़ीसा, बरार और कश्मीर में लागू थी। इसे मोरलैंड ने सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली का नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और तीनों नाम 4 के 4 आपको याद रखने हैं, क्योंकि बरार को भी अकबर ने जीत लिया था। तो सामूहिक कर प्रणाली यहाँ पे इसने नाम दिया है मोरलैंड ने। तो 4 के 4 यहाँ सही दिए गए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे लिहाज से। आईन अकबरी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या के आकलन का पहला प्रयास कर भारत की जनसंख्या 10 करोड़ बताने वाला इतिहासकार कौन है? तो ये मोरलैंड है। इसने खेती का आंकड़ा यानी खेती के आंकड़ों का इसने उसके आधार पर इसने इसका 10 करोड़ जनसंख्या बताई है। उपज के आधार पर भूमि को कितने हिस्सों में बांटा गया था? तो ये इसने बांटा था 4 हिस्सों के अंदर। और सबसे पहले पोलज थी जिस पर हर साल बुआई होती थी। फिर थी प्रति जो जिस भूमि पर बुआई यानी कि 1 साल छोड़कर होती थी। चाचर थी जिस पर बुआई 1-1 साल रुक कर की जाती थी। बंजर जो थी जिसमें बुआई थी यानी 2-3 साल बाद होती थी। अवाब क्या है दोस्तों? ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। और ये मोस्टली जो है शाहजहां शेरशाह सूरी ने लगाए हैं दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिए। मोस्टली अवाब के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि अवाब कर किसने लगाए? तो शेरशाह सूरी ने लगाए थे। ये किसानों के ऊपर लागू गैर कानूनी कर थे। कर निर्धारण हेतु अपनाई गई सबसे पुरानी और प्रचलित प्रणाली कौन सी है? तो ये बटाई है। बटाई के आधार पर फसलों का बंटवारे व्यवस्था इसमें उत्तर पश्चिम प्रांत थट्टक कंधार में प्रचलित थी। और राजस्व वसूली थी। भूमि को कनकूत, खेत, गल्ला बख्शी, लंग, बटाई प्रकार में बांटा गया था। मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में जमींदार को किस नाम से पुकारते थे? तो कहीं पे या चौधरी था, कहीं पे या राव था, राणा था, कहीं पाटिल था। जरीबाना से आशय क्या है? तो यह एक प्रकार का भूमि कर था और यह प्रति बीघे की दर से निश्चित किया जाता था। जरीब के रूप में उपज का 2.5% लिया जाता था। और ये दोस्तों जो 2.5% जरीबाना का यहाँ पे आपको मतलब समझा दूँ। जो भूमि मापने वाले अधिकारी थे जैसे भूमि वगैरह जब ये मापते थे तो वो ये शुल्क था, उसको जरीबाना बोला गया है। निम्न में से मुगल काल में कृषकों के कितने वर्ग थे? तो ये 3 वर्ग थे। खुद कास्त, पाही कास्त, मुजाहिरीन।
और ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों जो एग्ज़ाम हमारे एसएससी वगैरह के भी होते हैं, नेट के भी होते हैं, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि खुद कास्ट मुजारिन इनके बारे में आप बताएं। लगभग 84 या उससे अधिक गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई प्रगना या देश बनता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था देशमुख। लेखा जोखा रखने हेतु देशमुख की सहायता करने वाला अधिकारी कहलाता था, तो ये था देश पांडे और देश कुलकर्णी। दोनों इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक प्रणाली जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में कर्नाटक क्षेत्र में हुई थी, तो कर्नाटक में हुई थी अयंगर प्रणाली, यानी कि ये प्रणाली जो थी विजयनगर के अंदर थी। ये आपको याद रखना है, विजयनगर में अयंगर प्रणाली थी, तो ये कर्नाटक एरिया में थी। निम्न में सत्य कथन देखिए। जजमानी प्रणाली विशेष ग्रामीण परिवारों में निर्धारित अधिकार और दायित्वों की परस्पर प्रणाली थी, तो ये ग्रामीण एरिया के अंदर थी, परिवारों में थी। ददनी जो है 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में ऋण प्रदान करने की नई व्यवस्था थी, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 18वीं शताब्दी में ददनी की स्टार्टिंग लगा लीजिए आप। गुजरात सूरत के स्थित पारसियों का जो भारत का सर्वप्रथम जो केंद्र था गुजरात था। और नवासारी जो जो स्थान है सुगंधित द्रव तेल इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था, तो 4 यहाँ सही है। मुगल काल में बंदरगाहों में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा गया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या था, सूरत से मक्का के लिए जहाज़ रवाना होते थे, इसलिए इसको बाबुल मक्का भी बोलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ दोस्तों, जो मुग़ल काल में जो जहाँ आरा हुई है, जहाँ आरा जो औरंगज़ेब की बहन थी और शाहजहाँ की जो पुत्री थी, वो सूरत से जो है उसको आय होती थी, यानी कि ये व्यापार करती थी सूरत के अंदर। तो इससे भी एक आइडिया लगा सकते हो कि सूरत जो मुग़ल टाइम पे जो मुग़ल पीरियड्स की जो स्त्रियां थी, यानी कि जो वहाँ की लेडीज़ थी, तो वो व्यापार वगैरह भी करती थी। सूरत निवासी वीर जी बोहरा जो था 17वीं शताब्दी का प्रमुख व्यापारी था। अमीर चंद, मीर जुमला, जगत सेठ, खेमचंद, मथुरा दास मुग़ल काल के धनी व्यापारी हुए हैं। मुग़ल काल में कहाँ की रेशम पूरे देश में प्रसिद्ध थी? तो कैम्बे यानी गुजरात की, खंबात खाड़ी बोला गया है जिसको। मुग़ल काल में कहाँ का मलबल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था? तो ये ढाका का मलबल था दोस्तों। ढाका का इम्पोर्टेंट रोल था वहाँ उस टाइम पे, ढाका। मुग़ल कालीन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो सबसे मेन, कहीं भी आप पढ़ोगे तो सूती ही मिलेगा। मुग़ल काल में रंगाई का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो उस टाइम पे आगरा के अंदर था। पश्चिम भारत का रंगाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, तो पश्चिम भारत की बात करेंगे तो अहमदाबाद था। और जो अब आप यानी कि मध्यकाल के अंदर अगर जैसे कि अब सेंट्रल इंडिया की बात करोगे तो वहाँ आगरा आएगा। प्रथम मुग़ल शासक जिसने दक्षिण की भूराजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया, तो ये शाहजहाँ था। क्योंकि इसके टाइम के अंदर आप देखोगे कि मुर्शिद कुली खान नाम का व्यक्ति हुआ है, मुर्शिद कुली खान। तो इसने वहाँ पर जो टोडरमल व्यवस्था थी उसको लागू किया था, और ये शाहजहाँ के टाइम में था, और शाहजहाँ ने इसको वहाँ की जिम्मेवारी सौंपी थी साउथ की। फारुखसियर के फरमान में किसने सहूलियत पाई थी? तो किस में सहूलियत पाई थी? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। फारुखसियर ने फरमान दिया था अंग्रेज़ों को ये। सर्वप्रथम किस अफगान शासक ने चांदी के सिक्कों का मानकीकरण किया? तो ये शेर शाह सूरी ने किया था, अफगान शासक था ये, यहाँ से आईडी लगा सकते हैं। और चांदी के सिक्के का मानकीकरण किया था। सिक्कों में अरबी के स्थान पर नागरी लिपि प्रयोग करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था शेर शाह दोस्तों। नागरी लिपि का प्रयोग किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सर्वप्रथम किसके द्वारा रुपया चांदी का सिक्का टका चलाया गया? तो ये शेर शाह ने ही चलाया था, शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया। तांबे का सिक्का जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दाम के नाम से। और जो ये था 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का, और चांदी का और तांबे का इनमें एक यानी कि 1/64 का इनके अंदर अनुपात था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इनके अंदर का अनुपात है तांबे और चांदी के सिक्के के दो अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये कई बार चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। अकबर ने 1577 में किस प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को कहाँ की टकसाल का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी के अंदर 1577 में। और नाम याद रखिए, अब्दुल समद जो एक प्रसिद्ध चित्रकार था इसके दौरान। अकबर की जो टकसाली व्यवस्था का आधार बनी जो अंग्रेज़ों तक का, और आप पढ़ सकते हो।
अकबर की मुद्रा प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? तो ये रुपया था। 1/838 का वजन था। अकबर द्वारा अपने शासनकाल में प्रारंभ किया गया सिक्का कौन सा था स्वर्ण का? तो ये मुहर अशरफी इसको बोलते हैं और इसका मूल्य जो है 9 रुपये और वजन ये आप देख सकते हो। दाम नामक 323 ग्रेन वजनी तांबे का सिक्का जो दैनिक भुगतान हेतु चलाया गया था, ये चलाया गया था अकबर के टाइम में और इसकी विनिमय दर जो थी 1 रुपये यानी कि 40 दाम। तांबे के सिक्के के मामले में आधार वर्ष बनाया गया तो 1595 में तांबे के सिक्के वगैरह ज़्यादा जारी हुए थे। दाम और सिक्के के रूप में आना तो ये शाहजहाँ ने चलाया था आना। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के टाइम में हुई, सबसे ज़्यादा सिक्के डाले गए औरंगजेब के टाइम में। और कलमा लगाने की प्रथा यानी कलमा लिखा जाता था तो ये औरंगजेब ने बंद कर दिया। औरंगजेब ने इसलिए बंद किया है कि ये काफिरों के हाथ में सिक्के जाते हैं और इसलिए इसने सिक्कों पर कलमा लिखाना बंद कर दिया। और साहबाई एक इसके टाइम में हुआ है तो साहबाई की इसने उसके ऊपर कुछ लिखता था, वो साहबाई की कविताएं वगैरह इसने लिखवाई थी सिक्कों पे। निम्न में से मुगल काल में चलाया गया तांबे का सिक्का कौन सा है इसमें? तो तांबे के सिक्के के अंदर आएंगे दमड़ी, अधेला, पावला जो 4 के 4 आएंगे। बीमा प्रणाली का प्रचलन किस काल में था? तो ये मुगल काल में था। मुगल काल की कौन सी व्यवस्था जो है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की चेक और डिमांड ड्राफ्ट सुविधा के समान थी? तो ये हुंडी थी। इसको दिखाकर कहीं भी धन प्राप्त किया जा सकता था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली टकसाल कहाँ खोली थी? तो इन्होंने मुंबई के अंदर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली टकसाल कहाँ खोली? तो ये मुंबई में खोली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इसका कलकत्ता सोचेंगे लेकिन ये मुंबई में खोली गई थी। हूण पैगोडा नामक सिक्का किस साम्राज्य में जारी होता था? हूण जो था विजयनगर की सिक्का था सोने का और इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है। 17वीं शताब्दी में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना और सरखेज कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का बयाना और गुजरात का सरखेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेर कई बार आया है ये चीज़, कई बार, बहुत बार आई ये चीज़। मोरलैंड ने राजनीतिक इतिहास किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है? आर्थिक विकास के संदर्भ में मोरलैंड ने लिखा है, राजनीतिक जो इतिहास लिखा है इसने। और नेक्स्ट देखिए, निम्न से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि बनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी था दोस्तों, पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान। किन बादशाहों को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है कि कौन सा बादशाह था? तो ये अकबर था, प्रबुद्ध निरंकुश, आप याद रख सकते हैं इसको। और कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ये वीणा बजाता था औरंगजेब। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो ये तोड़ी है। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतकारों ने स्वामी हरिदास से शिक्षा प्राप्त की। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने संगीत अर्चना के एक केंद्र स्थापित किए थे 5, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल जो है आप देखोगे जो फतेहपुर सीकरी में है तो वो बौद्ध की जो बौद्धों की रचनाएं हैं उनके हिसाब का है, बौद्ध विहारों की। तो दीन पनाह कहाँ स्थित है जिसे शेरशाह द्वारा नष्ट करा दिया गया? तो ये दिल्ली के अंदर है। तो ये बनाया था हुमायूं ने। किस शासक ने शेरगढ़ या दिल्ली की नींव रखी थी जिसके वर्तमान अवशेषों पे लाल दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा के अवशेष बचे हैं? तो ये शेरशाह था। और बाबर के काल में निर्मित मस्जिद के संदर्भ में सत्य कथन देखिए कौन कौन से? पानीपत में काबुली जो मस्जिद इसने बनवाई है, जामा मस्जिद संभल में है, बाबरी मस्जिद अयोध्या जो मीर बंकी ने बनवाई थी, ये सारी इसने बनवाई थी। हुमायूं द्वारा निर्मित तैरता हुआ महल का अन्य नाम क्या है? तो ये है रहस्यमय घर, हुमायूं द्वारा बनवाया गया यानी कि तैरता हुआ महल, इम्पोर्टेंट है ये। हुमायूं ने इसका निर्माण करवाया था। तैरता हुआ बाज़ार भी इसको बोलते हैं और आज भी आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हो, तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में प्रत्येक 4 मील की दूरी पर 1700 से अधिक सरवाइव लाइन की देखभाल के लिए एक नया पद बनाया गया था। तो वो कौन सा पद था? तो सहाना था। अकबर के शासनकाल में स्थापत्य की कला का विशिष्ट लक्षण था तो इसने अंडाकार गुंबज बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कौन सी इमारत दिल्ली में बनी थी? तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। अकबर ने नहीं लेकिन अकबर के टाइम में बना है। इसकी पत्नी जो हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम ने बनवाया था। और मिर्ज़ा गयास जो था, मिर्ज़ा गयास इसको बनाने वाला था, मिर्ज़ा गयास, याद रखिए आप नाम। अकबर द्वारा निर्मित किलों में से सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इलाहाबाद का किला है, सबसे बड़ा, इम्पोर्टेंट है। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये की थी इसने लाहौर के अंदर।
अकबर को जोधाबाई से पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम सलीम जहांगीर था। टकसाल कार्यालय जो कार्यालय स्थित था, तो टकसाल जो थी इसका जो कार्यालय कहाँ पे स्थित था, तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर था। और टकसालों के नाम आपको मैंने पहले भी कराए हैं। 4A के नाम से हैं, अहमदाबाद, अजमेर, और ऐसे ही AA से नाम है सभी टकसालों के। 4 जगहों पर बनवाई थी इसने। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है, तो ये है जोधाबाई का महल। ये जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी के अंदर बना हुआ है। और जो तुर्क सुल्ताना की महल भी वहाँ पे है, बीरबल का महल वहाँ है, आँख मिचौली, ख्वाबगाह, मरियम का महल, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा दे दिया जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सी चीज़ नहीं है, तो मोस्टली चीज़ें पता होना चाहिए। किस महल को परसी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है? तुर्क सुल्ताना के महल को इसने ऐसा बोला है, क्योंकि इसने काफ़ी इसको अच्छे से इसका डिफ़ाइन किया इसने। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार की थी, तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। और ये शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। मकराना यानी कि जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, नागौर ज़िले में, वहाँ से इसने इसका पत्थर मंगवाया था। और 187 फुट चौड़ा है यह, और 234 फुट यह ऊंचाई में लंबा है। ताजमहल इसमें 22 वर्ष लगे, 1631 से 53 तक का टाइम लगा। और 9 करोड़ की इस पर लागत आई उस टाइम के हिसाब से। आज तो बहुत ज़्यादा ये कीमत होगी। ताजमहल का निर्माण जेरेनियो विरेनियो ने किया था, तो ये जो है सही चीज़ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा है कि जेरेनियो विरेनियो ने इसका जो है निर्माण किया है। ताजमहल के मकबरे की मीनारों की ऊंचाई जो है 41.6 मीटर है। 1638 में दिल्ली में यमुना के किनारे किस नई राजधानी का निर्माण हुआ, तो ये हुआ था शाहजहानाबाद का 1648 के अंदर। और दिल्ली से यानी कि दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी राजधानी शाहजहाँ ने। और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था, और 7वीं मुस्लिम नगरी थी यह उस टाइम में। और इसका हमीद अहमद जो था इसका वास्तुकार था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये याद रखनी चाहिए कि कौन वास्तुकार था। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध जो शाही महल है, यह दीवाने खास है, जो है दीवाने खास उसको बोलते हैं। और इसकी दीवार यानी कि दीवार के ऊपर अमीर खुसरो ने की जो पंक्ति लिखी हुई है, जिसका कुछ ऐसा मतलब है कि दीवान अस्त रूबी अस्त, कुछ ऐसा उसने बोला हुआ है कि अगर स्वर्ग है धरती पर तो वो यही है। तो दीवाने खास शाहजहाँ के काल में गोपनीय आदेश यहाँ से जारी होते थे। शाहजहाँ के टाइम में ये बना था। चांदी से निर्मित छत किस महल की है, तो ये है दीवाने आम की। चांदी से निर्मित छत है इसकी, दीवाने आम की। मीर जुमला ने गोलकुंडा कर्नाटक से निकाले गए कोहिनूर हीरे को जो भेंट किया था, किसको किया था, तो शाहजहाँ को किया था। और तख्ते ताउस में से इसको लगवाया था। और मयूर सिंहासन जिसको जो है तैमूर तो नहीं दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसको, जो 1739 में आया था। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, कौन था वो, तैमूर शायद, क्या नाम था, तो वो इसको ले गया था। जब नाम याद आएगा तो दोस्तों अब मैं जिक्र कर दूंगा उस चीज़ का। तो शाहजहाँ के शासनकाल में तख्ते ताउस के संदर्भ में सत्य कथन देखिए। इस पे नाचते हुए मोर की आकृति बनी हुई है। अरबी में मोर को ताउस बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको मयूर सिंहासन बोलते हैं। मयूर सिंहासन जो है 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा, 5 गज ऊंचा, 7 वर्ष में यानी कि 1638 ईस्वी में तैयार हुआ था। और इसका प्रधान निर्माता बेबादल खां था, ये इंपॉर्टेंट है, बेबादल खां। और ट्रैवनियर जो है तख्ता ताउस का विशेषज्ञ रूप में जाना जाता है। ट्रैवनियर इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रैवनियर, क्योंकि ये जौहरी था, तो इससे भी आप इसका आइडिया लगा सकते हो। नादिर शाह, हाँ दोस्तों ये नादिर शाह था 1739 में, अभी हमने बात की। तैमूर तो क्योंकि 1498 में आ गया है ना तैमूर, तो ये नादिर शाह था जो ईरान का नेपोलियन के नाम से मशहूर है, और ये इसको अपने साथ ले गया था। वर्तमान में मयूर सिंहासन जो है तेहरान के गोलेस्टोन पैलेस में रखा हुआ है। यह स्थान जो है किस देश में है, तो ये जो है ईरान के अंदर है। निम्न में से मुग़ल शासकों का शाही शहर कहलाता है, तो ये आगरे का किला जो है मुग़ल शासकों का शाही शहर कहलाता है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरे के किले के संबंध में सुमेलित कथन देखिए। दीवाने आम शाहजहाँ, काले मनी पैलेस, सफ़ेद संगमरमर मस्जिद है, मोती मस्जिद, यह आगरा के किले में सभी इमारतों से सुंदर है।
जामा मस्जिद जहारा द्वारा आगरा के किले में निर्मित मस्जिद ए जहां नामा जिसको बोलते हैं। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन किस बुर्ज से ताजमहल को निहारते हुए व्यतीत किए? तो ये था मुसम्मन बुर्ज, इसको शाह बुर्ज भी बोलते हैं, हमने पहले जिक्र किया है इसका। मुस्लिम शासकों के मकबरे के संदर्भ में सत्य कथन देखिए। अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में स्थित था और जहांगीर द्वारा इसको बनवाया गया। इसकी बनावट जो है बौद्ध विहार के जैसी है। यह मकबरा जो है गुंबदों के बिना है और प्रथम मकबरा है जिसमें मीनारों का यूज़ हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस चीज़ को लेकर फैक्ट आया है कि मीनारों का मकबरा जो बना था बाबर 1530 के अंदर मरता है, तो यहीं पे आगरा में नूर अफ़गान में दफना दिया गया था, इसको आरामबाग बोलते हैं। बाद में इसका काबुल में इसकी पत्नी इसको ले गई थी, इसके सबको काबुल में दफनाया था। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम के अंदर है और हिंदू ईरानी वास्तुकला का यह समन्वयक है। जहांगीर व नूरजहाँ के मकबरे स्थित हैं, तो ये है लाहौर पाकिस्तान के अंदर। कौन सा मकबरा दोहरी गुंबदों वाला भारत में बना पहला मकबरा था? तो ये हुमायूं का मकबरा है। और ये बाग वगैरह भी इसके साइडों में थे। उत्तर भारत की इमारतों में किस मुग़ल मकबरे के मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो ये अकबर के मकबरे में हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले मीनारों का यूज़ हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अकबर के काल के उस सर्वप्रमुख चित्रकार का नाम बताइए जिसने मानसिक संतुलन खराब होने के बाद आत्महत्या कर ली थी? तो ये दसवंत था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसके टाइम में ये। किस मुग़ल सम्राट के काल में मनुष्य की आकृति का अंकन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो जहांगीर के टाइम में। दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो ये हुमायूं ने करवाया था, पुराना किला जो बना था। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टक्कल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये शिल्प श्रेणियों के नाम, प्रमुखों के नाम थे, मेहतर और पट्टकिल। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामीण ही होता था और ग्रामिका ग्राम्य, तो आप ये पढ़ सकते हो डिटेल। कर्नाटक में गुवंद, उत्तर प्रदेश में महतक, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये महामंगा ने दिल्ली में स्थापित किया था मदरसा ए बेगम। महामंगा जो इसकी दाएं माँ भी कहलाती है। निम्न में से किसे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? तो ये था ताजुल माली। और ये आपको डिटेल सारी पता होनी चाहिए दोस्तों, आपको किसी बुक्स में चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? तो ये थे राजा सावंत सिंह। एक बार आंसर देख लेते हैं, तो सावंत सिंह थे। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ये है सर जदुनाथ की। उर्दू भाषा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की का है। तुलसीदास ने अपने जो रचना रामचरितमानस अवधी में लिखी है। रामायण का बांग्ला में अनुवाद हुआ है, ये हुआ है कृतिवास ने किया है बांग्ला में। तारीख राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये कालीराय कायस्थ हैं। अकबर के सामाजिक कार्यों के संदर्भ में सही कथन देखिए। दास प्रथा 1562 में, तो ये की थी इसने एक ब्राह्मण लड़की के कहने पर जो इसकी रखेल थी। और ये डिटेल आपको मिल सकती है दोस्तों इरफान हबीब की बुक के अंदर, क्योंकि मैंने ये चीज़ इरफान हबीब की बुक से पढ़ी है। उसके 10 से 11 पार्ट हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए अगर आप इतिहास को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत हुआ। 1564 में जजिया कर का समाप्त हुआ और अकबर प्रथम सम्राट था जिसने यह कर समाप्त किया था। किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, और यह स्वयं भी नंगा वगैरह आता था। निम्नलिखित से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? तो ये चीज़ें अकबर ने की थी। दोस्तों ये थे हमारे मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन। आगे मराठा और हमारा रहता है मॉडर्न इंडिया, जो आज कल में वीडियो डाल दूंगा मैं इसकी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर वीडियो आप पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर करें।